हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को डील करेंगे। इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे आज। उससे पहले पास्ट परफेक्ट के बारे में कुछ जानकारी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। पास्ट परफेक्ट के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। पास्ट परफेक्ट कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट है कि या पास्ट इंडेफिनिट है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वैसे देखा जाए तो पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है वाक्य के अंत में था, थे या थी शब्द आता है, या ठीक इन तीनों में से कोई एक शब्द आता है। जैसे मैंने उसे देखा था, वो नहीं गया था, उसने काम क्यों नहीं पूरा किया था, उसे क्यों बुलाया गया था, कुछ इस तरह के वाक्य दिए होते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे पास्ट परफेक्ट है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, फिर मैं बता दूँ कि पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं वो भी कमोवेश इसी तरह के सेंटेंसेस होते हैं। हालांकि पास्ट इंडेफिनिट के दो और पहचान होती हैं, जैसे कि वाक्य के अंत में था, तिथि होता है या वाक्य का अंत वर्ब से होता है। देखिए, मान लीजिए वाक्य है मैंने उसे देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वाक्य के अंत में आया देखा। मैंने उसे बुलाया, वो नहीं आया, इस तरह के जो वाक्य वो पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर वाक्य के अंत में था, तिथि दिखे, जैसे मैं उसे बुलाता था, वो क्यों नहीं जाता था, तुम्हारी क्यों नहीं मदद की जाती थी, कुछ इस तरह के वाक्य है, था, तिथि, तेथे लगा हुआ दिखे, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट के श्रेणी में आता है। लेकिन अगर वाक्य के अंत में लिखा हो मैंने उसे देखा था, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं ये पास्ट परफेक्ट है कि पास्ट इंडेफिनिट है। आमतौर पर इसको पास्ट इंडेफिनिट ही माना जाता है। अगर वाक्य के अंत में था, थे, थी आए और उसके पहले अगर ता, ते, ती ना भी लगा हो, जैसे मैं जाता था, तुम खेलते थे, वो आता था, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। लेकिन अगर खाली लिखा हो था, उसके पहले वर्ब दिखे, उसमें कोई तात और रहा ये शब्द ना जुड़ाओ, जैसे मैंने उसे देखा था, तुम क्यों नहीं गए थे, वो क्यों नहीं आया था, तो इस तरह के वाक्यों को भी आमतौर पे पास्ट इंडेफिनिट ही माना जाता है। तब आप बोलेंगे तब पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान होती है, तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि पास्ट परफेक्ट में भी यही वाक्य होता है। उसमें भी वाक्य के अंत में था, थे, थी आता है और उसके पहले आप जो वाक्य देखेंगे, जो वर्ब देखेंगे, उसमें ता नहीं दिखना चाहिए, यानी खाली था, थे, थी लास्ट में दिखेगा। जैसे मैंने उसे देखा था, वो नहीं आया था, उसने मुझे नहीं बुलाया था, कुछ इस तरह के वाक्य दिखेंगे जिसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो सवाल ही उठता है, तो ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान एक जैसी होती है, तो किस तरह से समझेंगे कि कौन वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हमें रखना है और किस वाक्य को पास्ट परफेक्ट में रखना है? तो देखिए, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए किए जाते हैं। और स्पेसिफिक केस वो क्या हैं? जैसे एक तो ये होता है, जैसे अगर एक वाक्य मैंने उससे पूछा कि क्या वह नहीं गया, मैंने उससे पूछा कि क्या वह नहीं गया, तो अब देखिए मैंने उससे पूछा, एक वाक्य हुआ, फिर की लिखा है बीच में और उसके मतलब वह क्यों नहीं गया या वह क्या वह नहीं गया, कुछ इस तरह के वाक्य आ जाए। मैंने उससे पूछा कि क्या वह नहीं गया। अब की के पहले वाला जो वाक्य वो तो पास्ट टेंस है, मैंने उससे पूछा, ये पास्ट टेंस है। लेकिन की के बाद वाले वाक्य देखिए, वह क्यों नहीं गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वह क्यों नहीं गया क्योंकि वाक्य का वर्ब से हो रहा है। लेकिन इसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, क्यों? क्योंकि अगर की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस होता है तो की के बाद वाले वाक्य का टेंस बदल दिया जाता है। इसके बारे में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरे डिटेल के साथ आप पढ़ पाएंगे। तो अब इस वाक्य को जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग कहेंगे आई आस्क्ड हिम इफ ही डिड नॉट गो, नहीं, इफ ही हैड नॉट गॉन। आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड नॉट गॉन, ये वाक्य सही होगा। यानी जब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए कहा जाए तो उस समय पास्ट परफेक्ट का अलग जो हेल्प यू लगता है, हैड, उसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह के वाक्यों में ही पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ज़्यादातर देखने को मिलता है। या दो वाक्य दिए हों, दोनों वाक्य पास्ट टेंस में हों, जैसे जब वह पहुंचा, नहीं, जब उसने काम शुरू किया, ये गलत उदाहरण है। दूसरा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। ये बहुत ही ऑथेंटिक, मतलब एक समझ लीजिए, जब मैं पढ़ रहा था तब से मैंने ये उदाहरण सुना हुआ है, तो वो आज भी दिमाग में है, तो वही उदाहरण पहले निकल गया। खैर, देख लीजिए, इसी उदाहरण को लेकर चलते हैं। डॉक्टर से पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए, दो वाक्य इसमें, एक वाक्य में कह रहा है डॉक्टर के पहुंचने से पहले, इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। दूसरा वाक्य जो रोगी मर चुका था, इसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब दो वाक्य पास्ट टेंस में दिए हो तो उसमें एक काम जो पहले हुआ है, जिसमें घटना पहले घटित हुई है, क्रिया जो पहले घटित हुई है, उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो बाद में घटित हुई है क्रिया, उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो यार, डॉक्टर पहले पहुंचा कि रोगी पहले मरा? रोगी पहले मरा और डॉक्टर बाद में पहुंचा, तो इसलिए जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और दूसरे वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। क्लियर है? तो कुछ इस तरह के वाक्यों में ही पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। या कई बार ऐसा होता है कि कोई बात जो बहुत पहले कभी घटी हुई हो,
बहुत पहले की कोई घटना का आप जिक्र कर रहे हो तो वहाँ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर वहाँ पे कंट्रोवर्सी है कि वहाँ पे भी आप देखेंगे कुछ लोग पास्ट इंडेफिनिट, कुछ लोग क्या अधिकतर लोग पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे लिखा होगा, मैंने उसे देखा था, तो लोग आई हैड सीन हिम की जगह आई सॉ हिम ही प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। एनीवे, ये सब ज़्यादा बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये समझिए कि आज हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं और पास्ट परफेक्ट की पहचान बस इतना समझ लीजिए, वाक्य के अंत में था तेती आता है और उसके पहले वर्ब आता है और वाक्य पढ़ के लगता है काम हो चुका था, ठीक। लेकिन ता था ती थी नहीं आना चाहिए। मैं जाता था तुम खेलते थे वो आता था नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। मैं गया था तुमने काम पूरा किया था, उसने मुझे बुलाया था, इस सब को आप वाक्य पास्ट परफेक्ट के वाक्य में मान सकते हैं, उसको पास्ट परफेक्ट की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। ये तो था पहचान के बारे में, इतना डिटेल इसलिए देना पड़ा क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड कई प्रश्न उठ जाते हैं कि क्या ये वाक्य पास्ट परफेक्ट में है या नहीं। तो हमें पास्ट परफेक्ट तो पढ़ना है, ठीक है। भले ही पास्ट इसका स्पेसिफिक रूल हो, हर जगह इसका प्रयोग ना किया जाता हो, फिर भी हमें पढ़ना तो है ही। तो ये हुआ पहचान। अब हेल्पियो के बारे में, हेल्पियो क्या लगता है, अगर एक्टिव हो तो हैड, पैसिव है तो हैड बीन, और ये परफेक्ट है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, चाहे वाक्य एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। इतनी बातें हो गई इसके बारे में। अब हम लोग आज जो वाक्य शुरू करने वाले हैं उसमें सबसे पहला वाक्य जो है आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसने कई लोगों को धोखा दिया था, ये पहला वाक्य है। तो हम लोग हमेशा की तरह क्या देखेंगे कि वाक्य में वर्ब क्या है। वर्ब क्या है, वर्ब इस वाक्य में धोखा देना, धोखा देना। अब आप में से अगर किसी को ये कन्फ्यूजन हो कि ये दिया जो शब्द है ये भी वर्ब हो सकता है, तो फिर इसका भी एक ही तरीका है कि दिया के पहले वाला शब्द छुपा के पढ़िए, सही लगे तो समझ जाए देने की बात हो रही है। उसने कई लोगों को दिया था, उसने कई लोगों को दिया था, भाई क्या दिया था, कुछ ऐसा क्लियर स्पष्ट हो रहा है, उसने कई लोगों को दिया था, ठीक है। अब देने की बात नहीं हो रही, पहली बात तो ये देख लीजिए, धोखा दिया कह रहा है, धोखा दिया, ये धोखा दिया एक शब्द है, ये अलग अलग शब्द नहीं है, तो ये दोनों मिला के हो गया वर्ब, धोखा दिया वर्ब हो गया। वर्ब खोजने के बाद हमें क्या खोजना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए आप जैसे जानते हैं क्रिया के पीछे किसको शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, किसको धोखा दिया, किसको धोखा दिया, कई लोगों को, तो ये कई लोगों को हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन या किसने शब्द लगा के प्रश्न करेंगे, किसने धोखा दिया, किसने धोखा दिया, उसने, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया तो ये वाक्य हुआ आपका एक्टिव। अगर एक्टिव है तो हेल्पियो क्या लगने वाला, हैड। हेल्पियो मिल गया, आप ट्रांसलेशन करेंगे, आप देख सकते हैं एक सकारात्मक वाक्य है जिसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है, इसको देख के हम लोग को ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट इंग्लिश बनाओ। अगर वाक्य एक्टिव है, आप देख सकते हैं वाक्य एक्टिव है तो सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, उसने की इंग्लिश हो जाएगी ही। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो आपने नोट किया हैड, ही हैड। नंबर 3 नॉट, नॉट तो है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग, हैड के साथ बीन अगर लगा होता तो हम लोग कहते हैं इसको बचा भाग है और उसको बीन वहाँ पे लगा देते, लेकिन ये एक्टिव है तो इसमें बीन तो लगता नहीं, इसलिए बचा भाग नहीं है। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है धोखा देना, धोखा देने की इंग्लिश हो जाएगी डिसीव या चीट या ड्यूप। कई ऐसे शब्द बने हुए हैं जो आप धोखा देने की जगह यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग चलिए डिसीव यूज़ कर सकते हैं, DECEIVE, और थर्ड फॉर्म लगेगा डिसीव्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर वाक्य एक्टिव हो तो आप देख सकते हैं ये वाक्य एक्टिव है तो इस पर ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, कई लोगों को, कई का हो जाएगा मेनी, लोगों पीपल। ही हैड डिसीव्ड मैनी पीपल। अगला वाक्य दुकान का उद्घाटन किया गया था, दुकान का उद्घाटन किया गया था। वर्ब क्या है, उद्घाटन करना, क्योंकि इसमें किया शब्द लगा है, उद्घाटन किया, जिससे पता चलता है कि ये वाक्य में ये शब्द वर्ब है। लेकिन उसके साथ ही साथ गया शब्द भी लगा हुआ है जो आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। तो पहले चेक कर लें क्या ये गया शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है। तो क्या करेंगे, गया शब्द के पीछे जो शब्द छुपा लेंगे। गया शब्द के पीछे क्या शब्द दिख रहा है, किया, किया शब्द छुपाते हुए वाक्य पढ़िए, दुकान का उद्घाटन गया था। क्या सही लगा सुनने में, नहीं लगा, इसका अर्थ ये हुआ इस गया का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये इस बात का संकेत है कि वाक्य पैसिव है। क्लियर। लेकिन पैसिव पता तो चल गया पैसिव है, लेकिन हमें जब तक ये ना पता चले इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसलेशन पूरा नहीं हो सकता है। तो आप चूंकि साधारण सा वाक्य है, इसमें एक ही शब्द लिखा हुआ है, शुरू में दिख रहा है दुकान, जो कि एक संज्ञा है, तो यही ऑब्जेक्ट होने वाला है। आप ना खोजे तब भी ये ऑब्जेक्ट ही होगा, लेकिन फिर भी हम खोज के इस बात को कंफर्म कर लेते हैं। किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको उद्घाटन किया, सुनने में सही नहीं लगा तो किसका लगा के प्रश्न करेंगे, किसका उद्घाटन किया गया था।
किसका उद्घाटन किया गया था, किसको, किसकी, किसका, किससे, किसे, क्या, ये जो शब्द है ये ऑब्जेक्ट खोजने के लिए होता है। और सब्जेक्ट खोजने के लिए सिर्फ दो शब्द बनाए, कौन या किसने। ठीक, कौन या किसने को छोड़ने के बाद अब क्या क्या बच रहा है, किसको, किसकी, किसका, किससे, किसे, क्या, ये जो शब्द बच रहे हैं इसी की मदद से ऑब्जेक्ट खोजा जाता है। चाहे किसका शब्द यहाँ पे लिखा ना हो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। तो किसका उद्घाटन किया गया था, तो दुकान का, तो दुकान का हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है नहीं क्योंकि आप पहले ही से तय कर चुके हैं कि ये पैसिव है। फिर भी सब्जेक्ट खोज के देख लेते हैं, किसने लगा के प्रश्न करते हैं, किसने उद्घाटन किया। इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये वाक्य हुआ पैसिव। अगर वाक्य पैसिव है तो क्या लगाते हैं एलपीओ के स्थान पर, हैड बीन, हैड बीन। एलपीओ मिल गया। अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ये भी एक सकारात्मक वाक्य है, इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, इसलिए सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट की। अगर वाक्य एक्टिव हो तो, ये वाक्य तो एक्टिव है नहीं, तो किसकी इंग्लिश बनाएंगे, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है दुकान, द शॉप। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, इसका पहला शब्द है हैड। नंबर 3 नॉट, अगर नॉट होता तो नॉट हैड के बाद लगाते, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे नॉट। नंबर 4 हेल्पिंग वर्ब का बचा भाग, हेल्पिंग वर्ब का बचा भाग है बीन। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है उद्घाटन करना, उद्घाटन करने की इंग्लिश होती है इनॉग्रेट, और थर्ड फॉर्म होता है इनॉग्रेटेड। इनॉग्रेटेड, द शॉप हैड बीन इनॉग्रेटेड। लेकिन अगर इस वाक्य को कह दे द शॉप वॉज इनॉग्रेटेड, वो भी 100% सही है, कोई गलत नहीं है, वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि चूंकि आप आज पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो बस ये मान के चलिए कि था के पहले अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें वर्ब है और उसमें ता शब्द नहीं दिख रहा है तो उसको पास्ट परफेक्ट मानना है, ठीक है। लेकिन अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी रखा जाएगा तो वाक्य गलत नहीं माना जाएगा। ये बात मैं बार बार बताता चलूँगा। अगला वाक्य है, तूफान ने कई घरों को तहस नहस कर दिया था। तूफान ने कई घरों को तहस नहस कर दिया था, यानी एक ऐसी घटना घटी जो बहुत पास्ट में कभी हुई, उसको आप नरेट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था, तो इसको भी पास्ट परफेक्ट की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप वर्ब देखिए, तहस नहस करना, तहस नहस कर शब्द लगा, तो तहस नहस करना शब्द हुआ वर्ब। अब ऑब्जेक्ट खोजिए, किसको लगा के प्रश्न करिए, किसको तहस नहस कर दिया, कई घरों को, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजे, कौन लगा के प्रश्न करेगा, कौन तहस कर रहा है, या किसने लगा के प्रश्न करेगा, किसने तहस नहस कर दिया। उत्तर मिला तूफान ने, तूफान हो गया आपका सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो वाक्य हुआ एक्टिव, एक्टिव है तो एलपीओ के स्थान में लगेगा हैड। अब ट्रांसलेशन करें साधारण वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है तूफान, द स्टॉर्म। नंबर 2 एलपीओ का पहला भाग हैड। नंबर 3 नॉट नहीं है। नंबर 4 एलपीओ का बचा भाग बीन नहीं लगेगा क्योंकि पैसिव नहीं है। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है तहस नहस करना। तहस नहस करना मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर देना, खत्म करके रख देना। अब तहस नहस करने की बहुत सी इंग्लिश हो सकती है, रैंसैक हो सकती है, ऑब्लिटरेट हो सकती है, सबोटैज हो सकती है, रूइन भी हो सकती है, ठीक। यहाँ पे आप, या पुल ऑफ भी हो सकती है। पुल ऑफ मतलब भी खत्म कर देना, निकाल के उखाड़ कर फेंक देना। यहाँ पे किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, चलिए यूज़ कर सकते हैं ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड, थर्ड फॉर्म लगाना है ऑब्लिटरेटेड। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कई घरों को, मैनी हाउसेस। द स्टॉर्म हैड ऑब्लिटरेटेड मैनी हाउसेस। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से जाके पीछे पलटकर देखिएगा, ये सहूलियत आपके पास है। अगला वाक्य जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, तब तक वह घर पहुंच चुका था। ये क्लियर कट पास्ट परफेक्ट का ही वाक्य है, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट की एक और पहचान होती है, अगर वाक्य में कोई टाइम पीरियड का जिक्र है, बता दिया कि इतने बजे या इतने समय या तब तक या इतने दिन तक कोई काम हो चुका था, और इस तरह के वाक्य में देखिए चुका था अगर लिखा हुआ दिख जाए, चुका था, तब तो आप 100% मानिए कि वो पास्ट परफेक्ट है। उसको आप फिर पास्ट इंडेफिनिट में नहीं यूज़ करेंगे, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ नहीं करेंगे। अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे लिखा है तो ये तो एकदम क्लियर कट पहचान है कि वो पास्ट परफेक्ट है, इसमें कोई इफ बट नहीं चलेगा। कन्फ्यूजन सिर्फ वहाँ होता है जहाँ चुका न लिखा हो, खाली लिखा हो वह घर पहुँच चुका था की जगह वह घर पहुँच गया था,
वो घर पहुंच गया था, तब वहां कंफ्यूजन आपको पैदा हो सकता है कि पास्ट परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर चुका था लिखा है और उसके साथ कोई टाइम जैसे तब तक शब्द लिखा होगा, तब तक, ठीक, या सन 1950 तक, या 2 बजे तक, या इस तरह से कुछ संकेत मिल जाए, टाइम उसके साथ तक शब्द लगाओ और उसके बाद चुका था, चुकी थी, इस तरह के शब्द दिखाई दे जाए तो 100% ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें वर्ब क्या है। वर्ब है पहुंच, पहुंचना। पहुंच मतलब पहुंचना, ये वर्ब है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट खोजिए, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने कहा था इनट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, उसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट खोज के सिद्ध करेंगे। अगर मिल जाए तो समझ जाइए कि इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। किसको लगा के प्रश्न करिए, किसको पहुंच चुका था? सही लग रहा है क्या? गलत लग रहा है। किसकी पहुंच चुका था? सही नहीं लगा। किससे पहुंच चुका था? अगर मान लीजिए किससे पहुंच चुका था, सही तो लग रहा प्रश्न, लेकिन जो उत्तर मिलेगा क्या मिले? ट्रेन से पहुंच चुका था या कार से पहुंच चुका था, कुछ इस तरह का उत्तर आएगा। तो ये जो ट्रेन से, कार से, ये जो शब्द है इसमें से शब्द लगा हुआ है। से शब्द क्या है? बाई, जिसको कहेंगे बाई। तो ये प्रीपोजिशन है। तो अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट खोजा, उसके साथ प्रीपोजिशन जुड़ के आए तो वो एक्चुअली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ के ना आए। ठीक है, तो इस केस में इसको हम लोग खारिज कर सकते हैं, ये कह सकते हैं नहीं, इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है। किसे लगा कि किसे पहुंच चुका था, ये भी सुनने में अटपटा लग रहा। फिर लिखा है क्या पहुंच चुका था। क्या पहुंच चुका था? अगर आप कहेंगे क्या पहुंच चुका था, सुनने में सही नहीं लग रहा, इसको छोड़िए, ऑब्जेक्ट नहीं मिला। सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन पहुंच चुका था? वह सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो एक्टिव है, एक्टिव है तो हेल्पिंग की जगह हैड लगेगा। अब ट्रांसलेशन करेंगे, ये एक साधारण वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे क्योंकि ये एक्टिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। नंबर 2 हेल्पिंग का पहला भाग हैड। नंबर 3 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग नहीं है, बीन नहीं लगाना है, छोड़ देंगे। नंबर 5 वर्ब पहुंचना, रीच, थर्ड फॉर्म रीच्ड। नंबर 6 ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ देंगे। अब बचा क्या? घर, होम। और क्या बचा? तब तक, तब तक बाय देन। बाय देन आप चाहते तो वाक्य के शुरू में भी बोल सकते थे, बाय देन ही हैड रीच्ड होम, या ही हैड रीच्ड होम बाय देन। अगला वाक्य है दिलीप कुमार ने बहुत कम फिल्मों में अभिनय किया था। दिलीप कुमार ने बहुत कम फिल्मों में अभिनय किया था। इसमें वर्ब क्या है? अभिनय करना। अभिनय करना वर्ब है। अब अभिनय करना वर्ब है और उसके बाद था लिखा है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। ये भी देखिए एक क्लियर एग्जांपल है पास्ट परफेक्ट का। ये एक ऐसे व्यक्ति की बात है, बारे में बात हो रही है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक, अब चूंकि उस दुनिया में नहीं है तो वो जिस संस्था से जुड़े हुए थे, जिस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, वो क्षेत्र था फिल्म। तो उसमें उन्होंने कई फिल्में की, कई फिल्में तो नहीं की, उन्होंने बहुत कम फिल्में की थी। हालांकि वो बहुत ही मशहूर एक्टर थे, आप जैसे सब कुछ जानते हैं, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इतना कम फिल्मों में काम करने के बाद भी उन्होंने इतनी शोहरत हासिल की, ये उनके अभिनय क्षमता को दिखलाता है। खैर, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उससे कार्य से संबंधित किसी बात को वर्णित कर रहे हैं और उसको आप दिखाना चाह रहे हैं कि अब वो पास्ट की बात है, अब वो वर्तमान में है भी नहीं, तो इस तरह के वाक्यों को भी आप पास्ट परफेक्ट में रख सकते हैं। बहुत क्लियर वाक्य है, इसको भी आप पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे तो ये वाक्य सही नहीं लगेगा। तो वाक्य में वर्ब तो है, अभिनय किया। ऑब्जेक्ट खोजिए, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। किसको अभिनय किया? नहीं मिला उत्तर। किसकी अभिनय किया? किससे अभिनय किया? किसे अभिनय किया? क्या अभिनय किया? उत्तर नहीं मिला। तो इसलिए ये वाक्य ऑब्जेक्ट रहित है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट खोजते हैं, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या किसने लगा प्रश्न करते हैं, किसने अभिनय किया? दिलीप कुमार ने अभिनय किया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया तो एक्टिव है, एक्टिव है तो हेल्पियो की जगह हेड लगेगा। ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या है? दिलीप कुमार। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो ऑफ हेड। नंबर 3 नॉट नहीं है। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग नहीं है। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है अभिनय करना, एक्ट, थर्ड फॉर्म एक्टेड। 6 ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बचा क्या? बहुत कम फिल्मों में, इन वेरी फ्यू फिल्म्स। अब बहुत कम फिल्मों का मतलब ये नहीं हुआ कि 4-5 फिल्मों में या 10 फिल्मों में काम किया है, ये भी नहीं है।
अब मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मालूम है, लेकिन सच्चाई है कि बहुत कम फिल्मों, क्योंकि उनका इतना लंबा फिल्मी करियर था, इसके बावजूद उनके जो फिल्मों की संख्या है वो कम थी, तुलनात्मक रूप से कम थी। अगर कोई दूसरा एक्टर होता तो उनकी जगह शायद उससे दुगना या तिगुना फिल्म कर लेता। वो चूजी हुआ करते थे, वो हर तरह की फिल्में नहीं चुनते थे, इसलिए ये कारण था। मैं इसलिए इतना डिटेल दे रहा हूँ या मैं अपनी बात को और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग इस बात को उठा सकते हैं प्रश्न के रूप में कि भाई आप कैसे कह सकते हैं। हालांकि हम लोग के कार्य क्षेत्र में ये सब बातें नहीं आती हैं, हम लोग के इंटरेस्ट सेट से बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन मुझे एक वाक्य बनाना था इसलिए मैंने वाक्य बना दिया। और कोई कंट्रोवर्सी आप ना क्रिएट कर ले इस चीज़ को लेके। हम लोग हालांकि मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जिसको पूरी दुनिया जान रही है, पूरा भारतवर्ष जान रहा है, और मैंने कुछ ऐसी बात कह दी तो बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप में से कुछ एक जो स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की बातें कर सकते हैं, उनके दिमाग को शांत करने के लिए मैंने ये बात कही है कि भैया मैंने अगर कुछ गलत कह दिया हो, मैंने कुछ गलत डाटा दे दिया हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे एक वाक्य बनाना था, मैंने बना दिया। चलिए, ट्रांसलेशन हुआ पूरा। अगला वाक्य है, सोमवार तक कई किताबें छापी जा चुकी थीं। ये भी देखिए क्लियर कट पास्ट परफेक्ट की पहचान है। सोमवार तक, एक टाइम को उसने स्पेसिफिक कर दिया है कि सोमवार तक, तो ये भी पास्ट परफेक्ट की पहचान है। इसको भी आप पास्ट डिफरेंट में नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले वर्ब देखते हैं, छापना वर्ब है, छापी, छापना वर्ब है। फिर ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको छाप रहे, किसको छापा या क्या छापा, किताबें छापी, कई किताबें, तो ये होगी आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजेंगे, कौन या किसने लगा के पेश करेंगे, किसने छापी किताब, कौन छापा, किताब अपने आप तो छपेगी नहीं, कोई छापेगा तो छपेगी। तो यहाँ पर दिया नहीं है, सब्जेक्ट नहीं दिया, तो वाक्य पैसिव है। पैसिव तो हेल्प यू क्या लगेगा, हैड बीन। ओवर राइटिंग है, माइंड मत कीजिएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे क्योंकि ये पैसिव है, सब्जेक्ट तो है नहीं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कई किताबें, मैनी बुक्स। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू हैड। नंबर 3 नॉट नहीं है। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग, बीन। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है छापना, छापने की इंग्लिश प्रिंट, थर्ड फॉर्म प्रिंटेड। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो तो, ये तो वाक्य पैसिव है इसलिए ऑब्जेक्ट इंग्लिश पहले ही बन चुकी है। तो अब बचा क्या, सोमवार तक, तक की इंग्लिश बाय मंडे। मैनी बुक्स हैड बीन प्रिंटेड बाय मंडे। अगला वाक्य है, तब तक नुकसान पहुंचाया जा चुका था। तब तक नुकसान पहुंचाया जा चुका था, या इसको ये भी कह सकते हैं तब तक नुकसान हो चुका था। तब तक नुकसान हो चुका था या पहुंचाया जा चुका था। मैंने हो चुका था इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसको अगर लिख के मैं समझाने की कोशिश करता तो आपको ज़्यादा वाक्य ठीक से समझ में नहीं आता। लेकिन आप दोनों वाक्यों को लिखिएगा, तब तक नुकसान हो चुका था या तब तक नुकसान पहुंचाया जा चुका था। इस पर भी वर्ब देख लेते हैं। ये भी देखिए क्लियर कट है कि पास्ट परफेक्ट है, तब तक लिखा हुआ एकदम क्लियर है कि पास्ट परफेक्ट है। इसमें वर्ब है नुकसान पहुंचाना, ठीक है, नुकसान पहुंचाना। नुकसान पहुंचाना अगर वर्ब मान के चलें तो अब देखिए ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। किसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सुनने में अटपटा लगा। किसके नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सुनने में अटपटा लगा। किससे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है। किसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है ये नहीं लिखा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। क्या लगा प्रश्न करें, क्या नुकसान पहुंचाया गया, सुनने में अटपटा लगा। तो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट मिला नहीं, ऑब्जेक्ट मिला नहीं, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं मिलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट मिला कि नहीं ये देख लेते हैं। किसने लगा के प्रश्न करेंगे, किसने नुकसान पहुंचाया, ये भी नहीं लिखा है। तो वाक्य में ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट, मामला फंस गया, फिर से मामला फंस गया। अब सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो ट्रांसलेशन करिए। तो क्या रखे थे, अगर टेंस के कोई भी वाक्य को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं या मॉडल्स के कोई भी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक तो जरूर होना चाहिए, तभी ट्रांसलेशन हो सकता है। दोनों नहीं है तो अब इसका जुगाड़ लड़ाना पड़ेगा। क्या, फिर वही करना पड़ेगा कि जो नुकसान पहुंचाया शब्द लिखा है तो इसको आप क्या करिए, पहुंचाया को मान लीजिए वर्ब और नुकसान शब्द अलग मान लीजिए, इसके साथ जुड़ा हुआ है ये मत सोचिएगा। पहुंचाने की इंग्लिश अलग बनेगी, नुकसान की इंग्लिश अलग बनेगी, ठीक है। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट खोजिए, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। किसको पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, या क्या पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, क्या पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि किसने पहुंचाया है तो नहीं लिखा है, नुकसान किसने पहुंचाया ये नहीं लिखा, सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाक्य हुआ पैसिव।
अब ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इंग्लिश, क्योंकि ये पैसिव है। ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? नुकसान, द डैमेज। यहाँ पे नुकसान की इंग्लिश हो जाएगी द डैमेज। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग हैड। नंबर 3 नॉट है नहीं। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बीन। नंबर 5 वर्ब है पहुंचाना। यहां पे पहुंचाने की इंग्लिश होगी कॉज, कॉज, थर्ड फॉर्म कॉज्ड। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश पहले ही बन चुकी है, द डैमेज हैड बीन कॉज्ड। अब बचा क्या? तब तक, बाय, देन। देखा आपने, एक ऐसा सेंटेंस था जिसको पहले नज़र में देखा तो लगा कि इसका ट्रांसलेशन संभव नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग खर्च किया गया तो हमें उसका सॉल्यूशन मिल गया। तो आज हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट से संबंधित कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया। आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि कुछ बातें हैं तो जो आप पहले कंफ्यूज थे, अब इस वीडियो को देखने के बाद वो कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, दूसरे के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुँचे और ये वीडियो, ये चैनल ग्रो करें, जिंदा रहे। चलिए जाते जाते मैं पिछले जो अपने पास्ट कॉन्टिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण दिए थे एग्जाम्पल के रूप में, तो होमवर्क के रूप में उसका हमने आंसर भी दिया हुआ है इस वीडियो के अंत में, और कुछ एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं सॉरी, कुछ होमवर्क के रूप में सेंटेंसेस और दे रहा हूँ पास्ट परफेक्ट के, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, जिसका आंसर आप इसके दूसरे वाले वीडियो में देख पाएंगे, जिसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील कर रहे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।